नमस्कार। और जो राधे राधे बोलते हैं उनको राधे राधे। और जो जय श्री राम बोलते हैं उनको जय श्री राम। और रमजान का महीना चल रहा है, तो जो लोग भी रोजे रख रहे हैं और साथ में पढ़ाई कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से रमजान की खूब खूब बधाई। ठीक, तो चलो। एक क्लास आपने कल देखी जिसमें मैंने लास्ट आपको लगभग जो अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी और भाषाई जो अल्पसंख्यक है उनके लिए जो आयुक्त लगता है, जो विशेष अधिकारी होता है, वो पढ़ाया। आज हम गैर संवैधानिक आयोग पढ़ने वाले हैं और जो है मानवाधिकार आयोग। क्लियर? अब कभी बार पूछ लेते हो मैम ये फर्स्ट ग्रेड के लिए है या सेकंड ग्रेड के लिए है, तो देखो फर्स्ट ग्रेड का तो सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, सेकंड ग्रेड के भी कुछ कुछ टॉपिक आराम से कवर होंगे। ऐसा नहीं है कि सेकंड ग्रेड वाले नहीं देख सकते। और अगर कोई दूसरा एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है ना, एलडीसी का दे रहा है या राजस्थान का कोई दूसरा भर्ती है उसका भी कोई तैयारी है, तो लगभग सिलेबस सेम है। तो आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की राजस्थान के अंदर तैयारी कर रहे हो या इंडिया के अंदर आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, और अगर आपके इंडिया का पॉलिटी पढ़ना है, तो ये आराम से ये सारे के सारे टॉपिक क्या है आपके लिए काम के हैं। ठीक, तो इतनी तो बातें कर ली हमने दुनियादारी की। अब हम आ जाते हैं हमारी पढ़ाई पर, जिसमें हमने आज क्या पढ़ना है, मानवाधिकार आयोग पढ़ना है। तो देखो शुरू करते हैं। अब देखो एक चीज है, आपके पास दो शब्द होते हैं, एक आप पढ़ते हो मूल अधिकार और एक पढ़ते हो आप मानवाधिकार। तो कई बार आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि यार मूल अधिकार भी है और मानवाधिकार भी है, ये क्या पंगा है, कि क्या दोनों में कोई डिफरेंस है मानवाधिकार में और मूल अधिकार में। तो अगर आपने मेरी स्टेट पीस जो राजस्थान के लिए मैंने मानवाधिकार पढ़ाया था उसका अगर क्लास देखा है, और कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको आराम से पता है कि मूल अधिकार और मानवाधिकार में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको एक बहुत क्विक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जब तक आप अपने घर में हैं, जब तक आप अपने घर में मौजूद हैं, तब तक आपके मूल अधिकार कहलाएंगे। जितने भी अधिकार हैं आपके, जब आप अपने घर में बैठे हैं, आपके शरीर की आवश्यकताओं से जुड़े जितने भी अधिकार है वो सब आपके घर में क्या कहलाएंगे, मूल अधिकार कहलाएंगे। और अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो फिर आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो, और जल्दी से आपके मूल अधिकार क्या हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने घर से बाहर निकलकर अपने दोस्त के घर जा रहे हो, तो जब आप अपने दोस्त के घर रहने के लिए जा रहे हो, तो आपके मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे और आपके मानवाधिकार क्या हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप जिस देश के नागरिक हो उस देश के नागरिक होने के नाते आपको मूल अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन आप कई बार घूमने के पर्पज से और कई बार कहीं बाहर कमाने के पर्पज से बाहर जाते हो, विदेश जाते हो, तो उस कंडीशन में आप अपने साथ कौन सा जो कानूनी अधिकार है वो लेकर घूमते हो, मानवाधिकार लेकर घूमते हो। तो मानवाधिकार और मूल अधिकार में जो बेसिक फर्क है ना, वो स्थान का है, कि अगर आप अपने देश के ही नागरिक हैं और वहीं रह रहे हैं, तो आप बिंदास मूल अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए, मानवाधिकार भी आपको फ्री में मिलेंगे। लेकिन अगर आप कमाने के उद्देश्य से विदेश जा रहे हो या घूमने के उद्देश्य से विदेश जा रहे हो, तो उस समय आप अपने देश में किसको भूल कर आए हो, मूल अधिकारों को भूल के आए हो। लेकिन उस विदेश में अभी भी आपकी जेब में कौन से अधिकार है, मानवाधिकार है। और ये जो मानवाधिकार का जो कहानी है ना, वो यूएन ने शुरू किया था, यूनाइटेड नेशन ने। और जो जो यूनाइटेड नेशन के सदस्य राष्ट्र थे, उन सब ने यूएन को साइन करके दिया कि हाँ हम अपने यहाँ पे क्या लागू करेंगे, मानवाधिकार लागू करेंगे। और भारत भी उनमें से एक था, और भारत ने भी अपने यहाँ पे क्या कर दिया, मानवाधिकार लागू कर दिया। इसी के चलते हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया, जो कि आज हम फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में पढ़ेंगे। और इसी के चलते आप पढ़ते हो राज्य मानवाधिकार आयोग, जो हमारे स्टेट में भी लगता है। तो दिमाग में क्लियर बात? अब पढ़ाना शुरू करूं? चलो। आज पढ़ने वाले हैं हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और मैंने आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताया कि ये देखो ये एक मनुष्य है। ठीक, अब देखो जैसा भी डायग्राम बने देख लेना, ये एक मनुष्य है। इस मनुष्य के शरीर से जुड़ी, किसकी, शरीर से जुड़ी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, शरीर से जुड़ी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उससे उपजे जितने भी अधिकार हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मूल अधिकार। या आप इसे क्या कह सकते हो, मानवाधिकार भी कह सकते हो। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है डिफरेंस। पर ये डिफरेंस कहाँ आता है, तो बहुत सिंपल है। अगर ये मानव अपने देश में है, अगर ये मानव अपने घर का सदस्य है और वहीं रह रहा है, अपने घर का सदस्य है
और वही रह रहा है, तो इस पर मूल अधिकार भी लागू होंगे और मानवाधिकार भी लागू होंगे। लेकिन ज्यादा कौन प्रभावी होंगे? मूल अधिकार होंगे। लेकिन अब इस मानव ने क्या कर दिया है? अपना घर छोड़ दिया है ना। छोड़ चली बाबुल का घर। देखो लड़कियां बहुत अच्छे से समझेंगी, जब तक वो अपने मम्मी पापा के घर होती है वो बिंदास मानवा मूल अधिकार एंजॉय करती है। आराम से 9 बजे उठेंगी, काम करना होगा तो करेगी, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगी। लेकिन जैसे ही बाबुल का घर छूटता है और दूसरे घर मतलब ससुराल जाती है, मूल अधिकारों की बैंड बज जाती है और क्या शुरू हो जाते हैं? उस वक्त मानवाधिकार शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हंसते खेलते याद कर लो। तो मानवाधिकार में ये अपना घर छोड़ के कहाँ जाते हैं? किसी दूसरे के घर जाते हैं। और जब ये किसी दूसरे के घर जाते हैं तो इनके मूल अधिकार छूट जाएंगे और अब इन पर क्या लागू होंगे? मानवाधिकार लागू होंगे। तो लागू होने के स्थान के आधार पर मानवाधिकार और मूल अधिकारों में क्या होता है? फर्क होता है। और बेसिकली ये जो है बिल्कुल क्या है? एक जैसे हैं। आप किस जगह पे खड़े हो उसी के अनुसार तय होगा कि आप पर मानवाधिकार लागू होंगे या मूल अधिकार लागू होंगे, कि आप दोनों का क्या उठा सकते हो? फायदा उठा सकते हो। तो क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब हम चलेंगे आगे। अब देखो ये कैसा निकाय है? सांविधिक है। सांविधिक का मतलब संसद ने इसके लिए क्या बनाया होगा? कानून बनाया होगा। तो ठीक है, हम देखते हैं कि संसद ने इसके लिए कौन सा कानून बनाया। तो संसद द्वारा पारित अधिनियम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, जो कि कब से प्रभावी है? 8 जनवरी 1994 से प्रभावी है। उसके तहत हमारा क्या बना है? मानवाधिकार आयोग बना है। तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर अभी आपने कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम देखा तो जिस दिन से ये एक्ट प्रभावी हुआ था ना, उस वही चीज जो थी उन्होंने क्या करी? आरपीएससी ने पेपर में पूछी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दी। तो आपको बस सिंपल सा ध्यान रखना है कि संसद ने मानवाधिकारों के लिए एक एक्ट बनाया है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, जो कि कब से लागू है, कब से प्रभावित है? 8 जनवरी 1994 से है। क्लियर? अब इस आयोग को बनाने का क्या उद्देश्य है ये आपको पता होना चाहिए। और एग्जामिनर यहाँ से क्या पूछता है? क्वेश्चन भी पूछता है। तो देखो क्या है कि भारत के संविधान, भारत के संविधान, तो भारत के संविधान के अंदर भाग 4 के अंदर आपके क्या लिखे हुए हैं? मूल अधिकार लिखे हुए हैं। क्लियर? तो ये कह रहा है कि एक तो भारत के संविधान को देख लो और अंतरराष्ट्रीय संधियों। अब अंतरराष्ट्रीय संधि कौन सी? जो हमने किसके साथ कर रखी है? यूएन के साथ संधि कर रखी है। किसको लेकर कर रखी है? मानवाधिकार को लेकर कर रखी है। जब हमने मानवाधिकार को लेकर यूएन के साथ संधि कर रखी है और भारत के न्यायालयों द्वारा मानवाधिकार, जिसमें जीवन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और समानता तथा गरिमा की गारंटी दी जाती है, वही क्या कहलाएगा? आपका मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य कहलाएगा। तो आपको दिमाग में एक इमेज रखनी है। इमेज क्या रखनी है? देखो बहुत सिंपल है कि भारत के संविधान ने भी मनुष्य के लिए मूल अधिकार दिए, हमने अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी भी साइन करी है यूएन के साथ, और भारत का न्यायालय भी कहता है कि मानवाधिकार और मूल अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। अब आपको इसमें एक छोटा सा स्लोगन याद रखना है। छोटा सा स्लोगन क्या याद रखना है? आपको याद रखना है जीवन, स्वतंत्रता और समानता। JSS, जस याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? जस। J फॉर जीवन, S फॉर स्वतंत्रता और S फॉर समानता। तो ये जो जस है ना, JSS, इसी की गारंटी जो देना है वो किसका उद्देश्य है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो इसके लिए बाध्य है। क्यों बाध्य है? एक तो भारत के संविधान ने लिख दिया, दूसरा हमने यूएन की पंचायती में साइन कर दिया, और उसके बाद हमारे न्यायालय ने भी कह दिया कि देखो मूल अधिकार और मानवाधिकार जरूर से होने चाहिए। तो आयोग कहता है कि इन तीनों की बात हमने सुनी है, 3 बड़े लोगों की बात सुनी है, भारत के संविधान की, अंतरराष्ट्रीय संधि की जो हमने यूएन के साथ की, और भारत के कोर्ट की, और हमने कह दिया ले लो जस। जस मीन्स J फॉर जीवन, S फॉर स्वतंत्रता और S फॉर समानता। तो इन तीनों की गारंटी जो है वो आपको कौन सा आयोग देगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देगा। तो क्लियर? पहले पेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले ले। अब ये जो आयोग का उद्देश्य है ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? मानवाधिकार आयोग के सेक्शन 2, उसका भी सब सेक्शन 1, और उसका भी कौन सा आगे जाके डिवीजन है? 21D। तो जो आयोग 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत बन रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? जस की गारंटी देना, जीवन, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देना। और ये उस
उस अधिनियम की कौन सी धारा में लिखा हुआ है? तो 21D। याद रखें, आप अगर दिशा देखेंगे तो वहां पे क्वेश्चन भी है, आरपीएससी ने पूछा है, तो आपको ध्यान रखने का क्या है, जरूरत है। तो यहाँ तक सब कुछ आपको समझ में आया? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आगे चलें अपन। चलो अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो मानवाधिकार आयोग का एक्ट है, वो एक्ट कौन सा है, अधिनियम कौन सा है, 1993 का है। उसका भी कौन सा धारा याद करना है आपको? 21D। इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई जो मानवाधिकार आयोग है, कौन सा आयोग है? मानवाधिकार आयोग है। ये आयोग का क्या उद्देश्य है? तो बहुत सिंपल शब्दों में आपको 3 शब्द याद रखने हैं। वो है JSS, J फॉर जीवन, S फॉर स्वतंत्रता, और दूसरा S का मतलब है समानता। इन तीनों की वो क्या देंगे? इन तीनों की वो क्या देगा? गारंटी देगा। अब ये गारंटी उसको देना क्यों जरूरी है? ये गारंटी देना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसने वादा किया है। क्या किया है इसने? वादा। आप देखते हो ना, गाने सुने होंगे, वादा ना तोड़, है ना? तो यहाँ पे भी वादा नहीं टूट सकता, क्योंकि मानवाधिकार ने क्या किया है? वादा किया है। किस किस से वादा किया है? तो देखो, भारत के संविधान से वादा किया है, और भारत के संविधान से वादा किया है, और आपके यूएन से वादा किया है, और भारत के कोर्ट से क्या किया है? वादा किया है। तो इसी वादे के चलते ये लोग क्या नहीं कर सकते, अब मुकर नहीं सकते। तो गारंटी देनी पड़ेगी। किसकी गारंटी देनी पड़ेगी? जस की गारंटी देनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं आगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? आयोग की संरचना पढ़ेंगे। वो भी कौन से अधिनियम के अनुसार? आपके 1993 के अधिनियम के अनुसार। क्लियर? तो देखो, अध्याय 2 है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? संरचना लिखा हुआ है। मतलब 1993 का जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, उसका चैप्टर कौन सा लाना है आपको? 2। इसके चैप्टर 2 के अंदर क्या लिखी हुई है? इस आयोग की संरचना लिखी हुई है। ठीक है, तो देखो, मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 में लिखी हुई है। अब हम इतना ही ध्यान रखेंगे कि जो भी संरचना की बात करेंगे वो कहाँ बात करेंगे? हम चैप्टर 2 में। अब चैप्टर 2 के अंदर एक धारा है जो कि कहाँ से शुरू करनी है आपको? धारा 3 से। अब वो धारा 3 का पहला भाग, केंद्र सरकार इस कानून के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बनाएगी। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए, निम्नलिखित में से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की कौन सी धारा या कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बनाने के लिए केंद्र सरकार को कहता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? 3 है। अगर आपको और खोल के पूछे तो 3 का भी भाग कौन सा? 1। तो क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। या आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बनाना हो तो किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, या केंद्र सरकार से? तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या होना चाहिए? केंद्र सरकार होना चाहिए। तो क्लियर? मस्त। देखो, पढ़ते पढ़ते वक्त ही क्या कर लेने चाहिए? क्वेश्चन सोच लेने चाहिए, ताकि बाद में जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठे ना, तब ज्यादा तकलीफ नहीं हो। ठीक, तो अब आगे बढ़े। तो देखो, अनुच्छेद 3 या धारा 3, इसको हम धारा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? धारा भी। तो अब धारा 3 जो है उसका कौन सा भाग? दूसरा भाग। वो क्या कहता है कि यह आयोग मिलकर बना होगा। तो भाई किससे मिलकर बना होगा? तो हर आयोग में क्या होता है? आपका एक अध्यक्ष होता है। तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप भारत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसका चेयरमैन बना दो, या फिर आप क्या करो, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या बना दो? इसका अध्यक्ष बना दो। वो रिटायर्ड भी हो सकता है, वो प्रेजेंट भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन दोनों केसेस में आपको ध्यान रखना है कि वो होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। तो अध्यक्ष बनाने के लिए बहुत आसान है कि या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, उसको आपको बैठाकर क्या बना देना है? अध्यक्ष बना देना है। ध्यान रखना कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी क्या होना चाहिए? रिटायर्ड होना चाहिए। ठीक, आगे चले। फिर एक सदस्य ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट का जज है
या रहा है। मतलब देखो, अध्यक्ष आपने बनाया या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस या फिर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब आप सदस्य बनाने लग रहे हैं, तो सदस्य में आपने कहा कि या तो सदस्य सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज रहा हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्तमान में वो क्या है, जज है। तो देखो ये रहा, ये एक सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट का जज है या फिर रहा है। दूसरा क्या पढ़ना है कि एक सदस्य आपको ऐसा लाना है जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है या रहा है। मतलब दूसरा सदस्य ऐसा होगा जो या तो इस वक्त किसी भी स्टेट के चीफ जस्टिस होगा या फिर किसी स्टेट का चीफ जस्टिस रहा है, अब रिटायर हो गया है। तो देखो, अध्यक्ष रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक। या फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि एक सदस्य ऐसा लाना है जो सुप्रीम कोर्ट में अभी जज है या रह रहा है या रह चुका है, यानी कि रिटायर्ड हो गया है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि एक सदस्य हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या तो अभी वर्तमान में है या कभी पहले रह चुका है, यानी कि क्या हो गया है, रिटायर्ड हो गया है। फिर देखो, 3 सदस्य ऐसे होंगे जिसमें से एक हमेशा क्या होगी, महिला होगी, वो अनिवार्य है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या एक महिला होना सदस्य अनिवार्य है मानवाधिकार आयोग के, तो बिल्कुल अनिवार्य है। फिर देखो, उन्हें मानवाधिकारों का व्यवहारिक ज्ञान हो, कि भाई ये जो 3 मेंबर लाओगे इसमें से एक जो होगा वो महिला अनिवार्य है, और बाकी जो ये सब है इनको किसका अनुभव होना चाहिए व्यवहारिक, तो मानवाधिकार का अनुभव होना चाहिए। तो क्लियर, समझ में आया? आगे चलूं? तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम फिर से क्या पढ़ते हैं कि आयोग बनेगा कैसे। तो इधर देखिए बोर्ड पर सभी जने, और जो बीच बीच में बातें करते हैं ना, वो लोग ये ध्यान रखें कि पढ़ाई है अभी तो पढ़ाई करें, बाद में कर लेना या पहले 5 मिनट कर लीजिए करे क्लास से। इस वक्त आपका फोकस सिर्फ किसके रहना चाहिए, पढ़ने पे रहना चाहिए। देखो, डांटने वाटने से कोई सुनता नहीं है, तो मस्ती मजाक में कह रही हूँ कि अभी इसको टाइम दे दो, फिर जिसका टाइम आपको चाहिए ना वो आपको टाइम दे देगी। तो अभी क्या करिए आप, अभी फिलहाल इस पे फोकस कीजिए, ठीक। तो आयोग कैसे बनेगा, तो एक होगा आपके पास अध्यक्ष। अब देखो, अध्यक्ष के लिए क्या ध्यान रखना कि जो अध्यक्ष होगा ना वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का या तो क्या हो, चीफ जस्टिस हो, या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज हो, ठीक। फिर एक सदस्य आपको क्या लाना है, फिर से सुप्रीम कोर्ट घुस जाना, दरवाजा खोल लेना, सीआईडी के दया बन जाना, तोड़ के घुस जाना, ठीक है। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का क्या हो, जज हो अभी या फिर रहा हो, क्लियर। फिर एक सदस्य आपको कौन सा लाना है, जो एक सदस्य होगा ना वो आपको लाना है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, जो या तो अभी है हो या फिर रहा हो, ठीक। ये भी पढ़े अभी अपन। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि 3 सदस्य ऐसे होंगे जिसमें से इन 3 में से अनिवार्य है कि एक क्या होगी, आपकी महिला होगी। ये ध्यान रखना, एक क्या होगी, आपकी महिला होगी। और फिर क्या ध्यान रखना है कि ये सब लोगों को किसका अनुभव होना चाहिए, मानवाधिकार के मामलों का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। मानवाधिकार के मामलों का कौन सा अनुभव होना चाहिए, व्यवहारिक अनुभव, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब एक बात मुझे आप लोगों को ये भी बतानी थी कि जिन भी लोगों का डाउट्स है वो मैं 1-2 दिन में लूंगी। 1-2 दिन में जिन जिन लोगों ने डाउट्स भेजे हैं वो सब कुछ मैं क्या कर दूंगी, क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो आप ऐसे जी ना उठाए कि मैम अभी डाउट्स नहीं क्लियर कर रही है, जरूर से करूंगी। आपकी तो मैम हूं मैं, आप लोग इतना याद करते हो मुझे कि मैम इतना स्नेह दिया है आप लोगों ने कि मेरे को जिम्मेदारी बन गई है कि ठीक है जितना भी बिजी हूँ टाइम निकाल के मैं जरूर आऊंगी। तो वो लोग जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो भी शांति रखें, मैं जरूर से उनका आंसर दूंगी। अब हम चलते हैं कि कुछ लोग मानवाधिकार आयोग में पदेन सदस्य होते हैं, और ये पदेन सदस्य इस अधिनियम की कौन सी धारा में लिखे हुए हैं, धारा 3 में लिखे हुए हैं। और धारा 3 का भी सब सेक्शन कौन सा है, 3 का भी 3 है। अब पदेन सदस्य क्या होते हैं, देखो कुछ आयोग ऐसे होते हैं जिसके अंदर पद को ही उसका क्या बना दिया जाता है, सदस्य बना दिया जाता है, व्यक्ति को नहीं पद को। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पद आएंगे जो उस संस्था के क्या होंगे, डायरेक्ट सदस्य बन जाएंगे, चाहे व्यक्ति उसके अंदर कोई भी बैठा हो, लेकिन वो पद ही उस संस्था का
सदस्य बन जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार आरपीएससी ने पूछा है, तो आपको क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। तो देखो वो कौन से पद है, तो बड़े आसान है। देखो महिलाएं और बच्चों को हमेशा से दुनिया ने सताया है, तो दो तो फिक्स रखो, महिला और बच्चा का जो भी आयोग होगा ना वो यहाँ होगा। तो ये देखो आपको बाल दिखा और आपको कौन दिखे, महिलाएं दिखे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है कि कमजोर वर्ग में कौन है। तो देखो कमजोर वर्ग में कौन कौन होता है, ओबीसी, एससी, एसटी, विकलांग और अल्पसंख्यक। तो ये पांचों भी जो हैं वो इसके इसके क्या हो जाएंगे, पदेन सदस्य। अब अगर आप गौर से बोर्ड की तरफ देखेंगे तो 7 ही नाम यहाँ पे पदेन सदस्यों के तौर पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे रट्टा मार पद्धति आपकी बिल्कुल काम करने की जरूरत ही नहीं है, आपको आराम से याद होगा कॉमन सेंस से कि पदेन सदस्य में दो बातें क्या याद रखनी है, एक तो महिला और बच्चे, महिला और बच्चे, ठीक। दूसरा क्या याद रखना है कि कमजोर वर्ग देखो, तो भाई कमजोर वर्ग में कौन कौन होता है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, अल्पसंख्यक है और विकलांग है। और कौन है, विकलांग है। और कौन है, विकलांग। तो 3, 4, 5, 6, 7। तो देखो मानवाधिकार आयोग के अंदर टोटल 7 ही क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। और ये देखो टोटल पदेन सदस्यों की संख्या 7। अब आपको मैं यहाँ पढ़ के दिखाऊंगी, आपको लगेगा वाह मैम हमको तो याद ही नहीं करना पड़ेगा, रट्टा ही नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि है ही इतना इजी। क्योंकि आपको सिर्फ दिमाग में इमेजिन करना है कि कौन कौन से वो लोग हैं जिनके मानवाधिकारों पर लोग हमेशा प्रहार करते आए हैं। और आप देखो महिलाएं और बच्चों को बहुत सताया गया है, कमजोर वर्गों को बहुत परेशान किया गया। और कमजोर वर्ग है कौन, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और आपका अल्पसंख्यक है और विकलांग है। तो बेसिकली इन्हीं 7 लोगों को ज्यादा जरूरत है। तो इन्हीं 7 के जो आयोग है उनको क्या बना दिया गया, पदेन सदस्य बना गया, प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ मुख्य आयुक्त। तो बस मैंने क्या किया, इस कीवर्ड को निकाल दिया। बाकी तो आपको एग्जामिनर महोदय बना के देखेंगे तो हम अपना फोकस रखेंगे कि हमें मेन बात क्या रहे, याद रहे। और मेन बात यही है कि आपको अल्पसंख्यक याद रखना है, आपको एससी याद रखना है, आपको एसटी याद रखना है, आपको महिला याद रखनी है, आपको ओबीसी याद रखना है, आपको बच्चे याद रखने हैं और आपको विकलांग याद रखना है। तो पदेन सदस्य क्लियर हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलो क्वेश्चन पूछेंगे ना तो वैसे याद आ जाएंगे आपको, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बिंदास आप क्या करेंगे पेपर में, ये चीज सही करके आएंगे, वो भी बिना रटे। चले आगे अपन। हाँ अब हम देखते हैं अनुच्छेद 3 का सबसेक्शन 4, या धारा भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, धारा भी कहते हैं, ठीक। तो देखो इसका काम करने के लिए एक सेक्रेटरी जनरल होगा। देखो कोई भी आयोग होता है ना, उसका काम करने के लिए आपको एक प्रशासनिक अधिकारी लाना पड़ता है। तो अब आपको मानवाधिकार आयोग से काम करवाना है तो आपको एक प्रशासनिक अधिकारी चाहिए। यहाँ उस प्रशासनिक अधिकारी को क्या बोलेंगे, सेक्रेटरी जनरल बोलेंगे। तो एक सेक्रेटरी जनरल होगा जिसे आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाएंगे। क्या बनाएंगे उसको, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाएंगे, जो आयोग के सभी प्रशासनिक और वित्तीय कार्य करेगा, न्यायिक नहीं। और यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछता है। तो एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि जो एक सेक्रेटरी जनरल होगा, कौन होगा, सेक्रेटरी जनरल। ये जो सेक्रेटरी जनरल है ये क्या कहलाएगा, सीईओ कहलाएगा। तो ये क्या काम करेगा, बोले यार ये सारे के सारे प्रशासनिक काम कर देगा और सारे के सारे कौन से काम कर देगा, वित्तीय काम कर देगा। पर कौन से काम ये नहीं करेगा, तो ये नहीं कौन से काम करेगा, न्यायिक कार्य ये बिल्कुल नहीं करेगा। क्लियर। तो आपको इसको ऐसे क्या रखना होगा, याद रखना होगा। अब देखो अनुच्छेद 3 का धारा 3 का क्या है, सबसेक्शन 5 है। देखो ये अनुच्छेद भी गलत नहीं है, इंग्लिश में आर्टिकल लिखा हुआ होता है और सेक्शन लिखा हुआ होता है। तो कई बार कुछ बुक्स क्या लिख देती है, अनुच्छेद लिख देती है। आप अगर यहाँ पे धारा भी लिखते हो या सेक्शन भी लिखते हो तो भी वो क्या है, सही है, ठीक। तो देखो इसका सेक्शन 3 का भी कौन सा भाग, 5वां भाग, वो क्या कहता है कि आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा, दिल्ली, या जहां केंद्र सरकार
तय करे। तो इन्होंने कहा कि देखो बेसिकली तो हमने मानवाधिकार आयोग को कहाँ बिठाया है, दिल्ली में बिठाया। कभी बैठे बिठाए गवर्नमेंट को लग गया कि यार दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, अब दिल्ली छोड़ना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में अगर दिल्ली से कहीं बाहर जाना है तो उन्होंने सिंपल कह दिया कि जहां केंद्र सरकार तय करेगी वहीं ऑफिस बनेगा किसका, मानवाधिकार आयोग का। फिलहाल केंद्र सरकार ने कहा है कि हम दिल्ली में मस्त हैं, वहीं व्यस्त रहेंगे, वहीं सारे मानवाधिकार के पंगे क्या करेंगे, सुलझाएंगे। तो क्लियर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मानवाधिकार आयोग के मुख्यालय को कौन तय करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन तय करता है, केंद्र सरकार। और वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है आपका, दिल्ली है। तो चले आगे, हो गया। हाँ, अब पढ़ेंगे अपन अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, बहुत इजी सी बात कहता है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे करनी है। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के वारंट द्वारा एक 6 सदस्यीय समिति करेगी, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो मतलब करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति क्या करेगा कि एक 6 मेंबर कमेटी होगी जिसका चेयरमैन पीएम होगा, उसकी सिफारिश के आधार पे करेगा। तो अब आपको क्या करना होगा, जब भी एग्जाम में इस जगह से क्वेश्चन आएगा आपको बहुत धैर्य बरतना होगा। और इस साल कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो भी गौर से सुनिए। ये पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति करते वक्त राष्ट्रपति कौन सी समिति के अध्यक्ष की सिफारिश के अनुसार करता है। तो देखो जब सिफारिश पूछ लेंगे ना तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर जिस भी विकल्प के अंदर यह दिया हुआ होगा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है, वही ऑप्शन क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। क्लियर। तो अब देखते हैं 6 समिति में कौन कौन शामिल है। तो देखो प्रधानमंत्री खुद शामिल है, तो वो अध्यक्ष हो गए। लोकसभा अध्यक्ष इसका सदस्य होगा, गृह मंत्री भी इसका सदस्य होगा, विपक्ष का नेता लोकसभा, विपक्ष का नेता राज्यसभा और राज्यसभा का उपसभापति। तो ये 6 लोग होंगे जिसमें पीएम स्वयं इसके अध्यक्ष कहलाएंगे। और सदस्यों के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता लोकसभा, विपक्ष का नेता राज्यसभा और राज्यसभा का उपसभापति। क्लियर। आगे चलूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। हाँ, अब देखो अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, बहुत प्यारी सी बात कहता है कि ठीक है आपने 3 में संरचना बनाई, संरचना बना के 4 में आपने नियुक्ति कर दी, तो 5 में अब सुन लो इनको पद से कैसे हटाएंगे। तो देखो त्याग पत्र और हटाना किसको, अध्यक्ष और सदस्यों को। तो अध्यक्ष या सदस्य अपना त्याग पत्र किसी भी समय किसको सौंप देंगे, राष्ट्रपति को सौंप देंगे। और ये याद रखना बहुत आसान है, आपको गोल्डन रूल के बारे में पता है कि जिसने नियुक्ति की है वही क्या पकड़ेगा, त्याग पत्र पकड़ेगा। नियुक्ति किसने की, 6 मेंबर कमेटी के अध्यक्ष जो थे प्रधानमंत्री, उसकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति ने की है। तो जब त्याग पत्र पकड़ने की बात आएगी तब भी कौन पकड़ेगा, राष्ट्रपति पकड़ेगा। सॉरी। अब देखो राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से किसी भी समय निम्न परिस्थितियों में हटा भी सकता है। अब कब हटा सकता है अध्यक्ष और सदस्यों को, जब वो बदमाशी करे। अब वो बदमाशी क्या होगी वो अपन पढ़ते हैं और अपन 1000 बार पढ़ चुके हैं ये बात। तो पहला देखो विजय माल्या केस है, मतलब वो व्यक्ति क्या हो, दिवालिया हो। दूसरा कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी प्रदत्त रोजगार में शामिल हो। अब इस भारी भरकम चीज को समझो। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जिसकी बीवी के शौक बड़े ही क्या है, महंगे हैं। अब वो जिस जगह पर नौकरी कर रहा है उस जगह की तनख्वाह से उसके शौक पूरे नहीं होते। बीवी को चाहिए लुइविटॉन का बैग, गुची के सैंडल्स। तो बीवी ने कहा यार इतने पैसों में तो पार नहीं पड़ेगा, तुम दूसरा जॉब भी करो। तो अगर मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्य को जो मानवाधिकार आयोग में वो लगे हुए हैं नौकरी, उसके आधार पर जो सैलरी मिल रहा है उनसे उनकी बीवी का खर्चा नहीं पट रहा है, तो वो कहीं और भी नौकरी करने लगेंगे, वहां से भी पैसा लेके आएंगे। उस कंडीशन में मानवाधिकार कहेगा बाय बाय, राष्ट्रपति जी कहेंगे पद से हटना पड़ेगा। तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस वक्त मानवाधिकार का काम करना है। और तुम बीवी के खर्चे पाटने के लिए दूसरी जगह से भी रोजगार ला रहे हो, 2 जगह से पैसा ला रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार में एक ही जगह से पैसा मिलेगा, या तो मानवाधिकार की नौकरी करो या दूसरी जगह की करो, हमको तो छोड़ दो फिर। तो पहली चीज कि उसके पास पैसे ही नहीं है, वो दिवालिया है, तब राष्ट्रपति हटवा देगा। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि कार्यकाल के दौरान मानवाधिकार में नौकरी कर लगा हुआ है फिर भी बाहर क्या कर रहा है, रोजगार कर रहा है, तो उस केस में भी क्या बोल दिया जाएगा, उसको टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा। तो 2 आधार समझ में आए। अगला बताऊं।
हाँ, अगला, मानसिक और शारीरिक कारणों से कार्य करने में क्या हो असमर्थ। जब भी ये महसूस हो जाएगा राष्ट्रपति को कि यार बंदा अब थक गया है, मानसिक रूप से थक गया है या शारीरिक रूप से थक गया है, असमर्थ है, तो वो कहेंगे यार अब तू घर बैठ मस्ती कर। तो पहला कौन सा हो गया, दिवालिया वाला। दूसरा, कार्यकाल के दौरान दूसरी जगह भी नौकरी कर रहा है। तीसरा, अब राष्ट्रपति को लग रहा है कि यार थक गया, मानसिक रूप से थक गया या फिर शारीरिक रूप से थक गया। फिर देखो, सक्षम न्यायालय ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई सक्षम कोर्ट है, उसने ऐसी घोषणा की है कि वो मानसिक रूप से क्या है, अस्वस्थ है। मतलब अब मानसिक रूप से थक गया है, बहकी बहकी बातें करने लग गया है, तो कोर्ट ने कहा कि यार अच्छा है, तुम कहाँ बैठो, घर बैठो, मानवाधिकार के मामले अब तुमसे सॉल्व नहीं होंगे, तो तुम घर बैठो। तो हम फिर से पिछले सारे रिवाइज कर लेते हैं। पहला कि वो दिवालिया हो, दूसरा कि कार्यकाल के दौरान कहीं और भी नौकरी कर रहा है, तीसरा राष्ट्रपति को लगता है कि यार अब मानसिक और शारीरिक रूप से ये काम नहीं कर पाएगा, ये थक गया है। फिर कभी किसी कोर्ट ने ही प्रूव कर दिया कि हाँ यार ये तो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, बहकी बहकी बातें करता है, मानवाधिकार की प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगा। तो चारों चीजें देख ली, पांचवी देखते हैं, वह कोर्ट द्वारा किसी अपराध का दोषी है और सजा याफ्ता है। तो पांचवा आधार क्या कहता है कि कोर्ट कह रहा है कि यार ये तो दोषी आदमी है अपराध में, या इसको सजा मिली है, अब इस आदमी को हम कहाँ नहीं बिठा सकते, मानवाधिकार में नहीं बिठा सकते। इसके अतिरिक्त अब इन पांचों के अलावा भी राष्ट्रपति, अध्यक्ष तथा किसी सदस्य को इसके दुराचरण, मिसबिहेव या अक्षमता के आधार पर भी पद से क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो देखो पांच आधार ये हैं, इनके आधार पर भी राष्ट्रपति हटा देगा। और कभी राष्ट्रपति को लगा कि यार इस व्यक्ति ने, मैंने इसको फोन लगाया, इसने मेरे साथ मिसबिहेव किया, मुझे गाली दिया, तो बोले दुराचरण के आधार पर मैं इसको क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। और गुस्सा करके गाली दिया, मतलब आदमी क्या है, अक्षम है, अक्षमता है। कौन सी क्षमता है, अक्षमता है, अक्षमता है, तो मैं इसको क्या करवा देता हूँ, हटवा देता हूँ। तो ये इसके हटाने के प्रावधान है। तो समझ आया, मस्ती मजाक में पढ़े अपन तो मस्त एकदम कॉमन सेंस से, ऐसा ही पढ़ना होता है पॉलिटी को। ठीक, तो चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, हालांकि इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में जांच चलेगी। मतलब आप अध्यक्ष पर 5 आरोप लगा दो दिवालिया का, कार्यकाल के दौरान कहीं और से भी नौकरी कर रहा है, फिर मानसिक और शारीरिक रूप से थक गया है, या कोर्ट को लगता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है, या कोर्ट ने ये कहा है कि ये तो अपराध में दोषी है या सजायाफ्ता है, या फिर राष्ट्रपति ने फोन किया तो गुस्से में फू फां करके उसको 2 गाली सुना दी, तो राष्ट्रपति ने कहा मिसबिहेव किया मेरे साथ और तुमको गुस्सा आया, मतलब तुम अक्षमता वाले व्यक्ति हो। इस केस में राष्ट्रपति हटा तो देगा, लेकिन राष्ट्रपति कहेगा कि पहले मैं सुप्रीम कोर्ट से तुम्हारी जांच करवाऊंगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में जांच चलेगी। यदि जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट इन आरोपों को सही पाता है, तो उसकी सलाह पर मतलब सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति इन सदस्यों और अध्यक्षों को उनके पद से क्या कर देंगे, हटा देंगे। बोले घर बैठो आराम से, रोटी वाटी खाओ वहीं, अब तुम्हारा मानवाधिकार आयोग में कोई काम नहीं, अब हम नए लोग लाएंगे। ठीक, समझ में आ गया, आगे चलूं, चलो। हाँ, अगला क्या कहता है, अब हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 6। तो देखो हमने पहले पढ़ा 3, जिसमें हमने कंप्लीट संरचना देखी। ठीक, 4 में हमने क्या कराई, इनकी नियुक्ति। नियुक्ति कराते ही हमने 5 में इनके बोरिया बस्तर बांध दिए, यानी कि त्याग पत्र और हटाना। फिर हमको याद आया कि यार हमने क्या नहीं बताई, इसकी अवधि तो बताई नहीं, कार्यकाल तो बताया नहीं, तो 6 में हमने पद का क्या बताया आपको, कार्यकाल बताया कि भाई ये कब तक बैठेंगे। तो ये सीक्वेंस है जो आपको ध्यान रखना है। ये है 1993 का एक्ट मानवाधिकार का, जिसकी सेक्शन 3, जिसकी सेक्शन 4, जिसकी सेक्शन 5 हम पढ़ चुके हैं। 6 को अब हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो 6 में क्या लिखा हुआ है, पद का कार्यकाल अध्यक्ष और सदस्य से। तो अध्यक्ष और सदस्य की पदावधि कितनी है, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। देखो पहले ये 5 साल था, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट से 5 साल से घटा के कितना कर दिया, 3 साल कर दिया, लेकिन आयु उतनी फिक्स रखी, 30 साल। ठीक है, तो बहुत सिंपल है कि भाई पद का कार्यकाल कितना है, वर्तमान में कितना है, तो 3 वर्ष 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ये 3 वर्ष वाला अमेंडमेंट कब हुआ है, तो 2019 में हुआ है ये बदलाव। उससे पहले ये कितनी थी, 5 साल थी। तो देखो लिखा हुआ है कि पहले 5 साल थी, बाद में 2019 के अमेंडमेंट से ये कितनी हो गई, 3 वर्ष हो गई।
पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखो मानवाधिकार वाले लोग क्या होते हैं, पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। फिर अपने कार्यकाल के पश्चात, परंतु अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष और सदस्य केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों में किसी भी पद के योग्य नहीं होते। भला कैसे होंगे, 70 ईयर्स के हो जाएंगे, 70 ईयर्स के बाद तो इनको घर पे अपने मस्ती से सोना चाहिए, खाना चाहिए, जिंदगी का ऐश लेना चाहिए, फिर क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार में नौकरी करेंगे। तो ये लोड मत लेना कि भाई हाँ पुनर्नियुक्ति के पात्र है, लेकिन जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा, लिखा हुआ है ना कार्यकाल के पश्चात, तो जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद सरकार साफ कह रही है कि भाई अब आप 70 साल के हो चुके हो, अब हम आपको केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में वापस पद पे नहीं लेंगे, अब आप घर बैठे अपना बुढ़ापा अच्छे से बिताएं, अपने साथ समय बिताएं, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। तो इस केस में आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। तो समझ आया 6 नंबर सेक्शन पूरा। आगे चलूं, चलो अब देखेंगे अनुच्छेद 8। अब अनुच्छेद 8 क्या कहता है, तो बहुत सिंपल है कि अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें। तो फिर से देखो 3 में आपने क्या पढ़ी, संरचना है ना, 4 में आपने क्या पढ़ा, नियुक्ति, 5 में आपने क्या पढ़ा, तो 5 में आपने क्या पढ़ा, तो 5 में आपने पढ़ा था इनका हटाना और त्यागपत्र। 6 में आपने क्या पढ़ा, पदावधि, 6 में आपने क्या पढ़ी, पदावधि। फिर हमने 7 तो पढ़ा ही नहीं था, हाँ 7 हमारे काम का नहीं है, हम सीधा क्या पढ़ रहे हैं 8। 7 हमको भूख लग गई तो खा गए हम। 8 में हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकी सेवा शर्तें। अब देखो सेवा शर्तें बहुत आसान है। नियुक्ति किससे कराई थी आपने, राष्ट्रपति से कराई थी ना। और राष्ट्रपति ने भी ये नियुक्ति कैसे की है कि एक 6 लोगों की पंचायत बैठी है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, इन लोगों ने बैठ के तय किया है समिति ने, और वही नाम पर राष्ट्रपति ने क्या कर दी है, नियुक्ति कर दी है। तो जब नियुक्ति फाइनल राष्ट्रपति कर रहा है तो सेवा शर्तें और वो सब चीजें जो है वो क्या राष्ट्रपति तय करेगा या ये 6 मेंबर कमेटी तय करेगी। अब यहाँ पे कई बार एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो दिमाग लगाना कि 6 मेंबर कमेटी असलियत में क्या है, केंद्र सरकार है। और सही मायनों में नाम कहां से आ रहा है, केंद्र सरकार से आ रहा है। तो सेवा शर्तों का निर्धारण इस बार राष्ट्रपति नहीं, कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। तो देखो अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। भले ही नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है, लेकिन राष्ट्रपति ने खुद से नाम नहीं दिया है, वो नाम कौन दे रहा है इस केस में, सरकार के वो 6 लोग जो उस कमेटी में बैठे हैं वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेवा शर्तों का निर्धारण है वो कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। और ये कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जामिनेशन हॉल में कि भाई कौन तय करता है। जब जगह आप राष्ट्रपति राष्ट्रपति पढ़ते हो तो एग्जामिनर भी इतने जालिम हैं कि वो पहला ऑप्शन ही राष्ट्रपति देते हैं और 4th ऑप्शन देते हैं कि केंद्र सरकार। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना कि असलियत में नाम 6 मेंबर कमेटी से आ रहा है और वो 6 मेंबर कमेटी केंद्र सरकार ही है। तो केंद्र सरकार ही इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें क्या करेगी, डिसाइड करेगी। और अब आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। परंतु नियुक्ति के उपरांत उसमें क्या नहीं किया जा सकता, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये तो लगभग अपन हर जगह पढ़े हैं कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब मानवाधिकार आयोग के काम पढ़ेंगे मस्ती से। तो देखो क्या क्या काम करता है मानवाधिकार आयोग। तो देखो इसके काम लिखे हुए हैं चैप्टर 3 के अंदर। अब बोर्ड पे देखो हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे थे 1993 का, और उसमें भी कौन सा चैप्टर पढ़ा पहले हमने 2। इस चैप्टर 2 में हमने सेक्शन या धाराएं कहाँ से शुरू करी, हमने शुरू करी 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 हमको भूख लगी थी इसलिए हम खा गए। फिर हमारे कौन सी काम की थी, 8 की थी। तो 3 में हमने क्या पढ़ी, इसकी संरचना पढ़ दी थी, है ना। और 4 में हमने क्या पढ़ दिया था, इसका नियुक्ति पढ़ दिया था सारा का सारा। 5 में हमने इनको कहा आते से ही हम बता देते हैं तुमको हटाएंगे कैसे और तुम त्याग पत्र कैसे दे सकते हो। फिर 6 में भूल गए थे तो याद आया कि तुम्हारी पद का कार्यकाल कितना होगा। फिर 8 में हमने इसको बताया कि यार सुन लो, तुमको नौकरी पे रख रहे हैं, तुम्हारा सेवा शर्तें क्या होगा, तुमको क्या पैसा मिलेगा, वेतन कितना मिलेगा। और ये सब हम किससे तय करा रहे थे, केंद्र सरकार से, है ना। अब हम इतना काम कर देने के बाद हम मानवाधिकार आयोग को बोल रहे हैं कि भाई अब सुन ले, पैसा की बात आ गया है, लास्ट हम पैसा का बात किए हैं, वेतन का बात किए हैं, अब तुमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो अब आपका चैप्टर बदल जाएगा और चैप्टर 2 से हो जाएगा चैप्टर 3। और इस चैप्टर 3 का आपको कौन सा सेक्शन ध्यान रखना है, जो इस साल कॉलेज लेक्चरर में भी पूछा था आरपीएससी ने और फिर से शिक्षक भर्ती में आएगा, सेक्शन है 12।
सेक्शन 12 जो है वो क्या बताता है कि अब आयोग को क्या करने पड़ेंगे, भाई पैसा पकड़ा दिया है, काम करो अब, क्या करो अब, काम। देखो लक्ष्मी का बड़ा सुख है, वो जब चलनी शुरू होती है ना तो कोई काम नहीं रुकता है। इसलिए अगर आपको कहीं थोड़ी लक्ष्मी किसी काम को सफल करने के लिए लगानी पड़े ना तो लगा देनी चाहिए, उस केस में आपको रिटर्न मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे भी वेतन कर दिया ना तो अब बोलेंगे बाजो काम करो अब। ठीक, तो देखो अनुच्छेद 12 आयोग के क्या लिखे हुए हैं कार्य, ये अभी कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में पूछ लिया था गवर्नमेंट ने, तो आपको ध्यान रखना है। अब क्या क्या काम करता है हम मस्ती से पढ़ेंगे। मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, मतलब पूरे भारत में किसी के भी साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ये महाशय वहां पे क्या करेंगे, जांच करेंगे। अब आपको मैंने एक चीज सिखाई है कि जब भी कोई आयोग जांच करता है तो वो कोर्ट की तरह काम करता है, यानी कि वो जांच भी करेगा, वो पड़ताल भी करेगा और वो सजा भी सुनाएगा। इस केस में उसको हमें पावर देनी पड़ती है, बॉर्नवीटा खिलाना पड़ता है, और ये बॉर्नवीटा होता है दीवानी न्यायालय की शक्तियों का। तो जो दीवानी न्यायालय की शक्तियों का बॉर्नवीटा है वो आप खिलाइए मानवाधिकार आयोग को, और उसके पास दीवानी न्यायालय की शक्ति होगी, और वो जो भी मानवाधिकार के उल्लंघन का जांच करेगी उसमें वो सजा दे पाएगी। वो बात अलग है कि ये सजा दे नहीं पाता है, लेकिन शक्ति पूरी होती है जांच करते वक्त। ठीक, तो मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना, अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी उसने अवहेलना की है, जांच स्वप्रेरणा से या न्यायालय के आदेश से करना। तो इस पूरे पहले पैराग्राफ में आपको 2 लाइनें याद करनी है, या तो मानवाधिकार खुद से किसकी जांच कर ले, मानव अधिकारों के उल्लंघन की, मानव अधिकारों के उल्लंघन की, क्लियर। या फिर वो दूसरा क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ठीक है, मानव अधिकारों का क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है, और उसने जाके शिकायत करी है लोक सेवक को, और लोक सेवक का फर्ज बनता है कि वो उसकी चिट्ठी शिकायत वाली किसको दे, आयोग को दे, लेकिन लोक सेवक ने दी नहीं, उसकी क्या करी, अवहेलना करी। तो इस केस में 2 रास्ते हैं, या तो वो स्वप्रेरणा से जाके जांच कर ले, या फिर लोक सेवक को डांट पिटेगी कोर्ट से और कोर्ट आदेश देगी कि अब इस मानवाधिकार क्या करे, इस मामले की जांच करे। तो दिमाग एकदम खुला रखें कि जहां कहीं भी मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है वहां 2 रास्ते हैं, या तो मानवाधिकार आयोग खुद ही स्वप्रेरणा से वहां पहुंच जाएगा, या जो व्यक्ति हैं जिनके साथ ये केस हुआ है वो किसी सिविल सर्वेंट को, किसी लोक सेवक को चिट्ठी लिख के देख के आएंगे कि यार प्लीज हमारी चिट्ठी मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा दो ना, हम तो रास्ता नहीं जानते। अगर वो लोक सेवक वो चिट्ठी मानवाधिकार आयोग नहीं पहुंचाता है तो इस कंडीशन में या तो कोर्ट के आदेश से या स्वप्रेरणा से भी मानवाधिकार आयोग क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। तो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले काम के अंदर आराम से याद रखो। फिर चलते हैं अगले काम की ओर। न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में क्या करना, हस्तक्षेप करना। अगर कभी मानवाधिकार आयोग को लगता है कि किसी भी कोर्ट में मानवाधिकार का मुद्दा लंबित पड़ा है, झूल में पड़ा है, तो वो उठा लेगा, हस्तक्षेप करके क्या कर लेगा, उठा लेगा। तो 2 काम अब तक पढ़ाए मैंने आपको। पहला ये सिखाया कि पूरे भारत में कहीं भी मानवाधिकारों का मुद्दा चल रहा है और वो मुद्दे पे ये स्वप्रेरणा से या कोर्ट के आदेश से जा सकते हैं। दूसरी, पहली के अंदर ही दूसरी बात ये लिखी हुई है कि भाई किसी आदमी के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उसको मानवाधिकार आयोग का पता नहीं, तो उसने सिविल सर्वेंट को, लोक सेवक को चिट्ठी दे दी कि यार मेरा मानवाधिकार आयोग में डाल लाओ ना चिट्ठी, मेरे को रास्ता नहीं पता। तो उस केस में अगर लोक सेवक ने वो चिट्ठी मानवाधिकार आयोग तक नहीं पहुंचाई तो मानवाधिकार आयोग तो सतर्क है, उसके तो कान खड़े हैं। तो उसने या तो उसने स्वप्रेरणा से वो चिट्ठी ले ली, या फिर कोर्ट से आदेश आया कि ये चिट्ठी भेजो मानवाधिकार आयोग को, उस केस में भी मानवाधिकार आयोग क्या करेगा, जांच करेगा। क्लियर। फिर दूसरा क्या बताया कि किसी भी कोर्ट में मामला लंबा खिंचा पड़ा है, किसका, मानवाधिकार का, तो ये जो मानवाधिकार आयोग है वो बीच में पंगा अड़ा के उस केस को ले लेगा कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, हमको दे दो। ठीक, तो 2 याद हुए काम। आगे चलूं। हाँ, अगला देखो, जेल और बंदी गृहों में जाकर वहां की स्थिति का, ये समिति नहीं है, ये टाइप का मिस्टेक है, स्थिति का क्या कर सकता है, अध्ययन कर सकता है। देखो जितने भी कैदी है ना उन सब के लिए भगवान है मानवाधिकार आयोग। ये जो आज जेल में फोन पहुंच रहा है, जेल में सुख सुविधाएं पहुंच रही है, ये सब किसकी देन है, मानवाधिकार आयोग की। तो भाई जो कैदी लोग हैं ना, कैदी पीपल, उन कैदी पीपल के लिए भगवान कौन है, मानवाधिकार है। मानवाधिकार ने उनकी पहुंच बढ़ा दी है, कहाँ तक बढ़ा दी है उनकी पहुंच, जेल और बंदी गृह में जा जाके कहते हैं कि देखो इनको सुख सुविधाएं दो, आखिर है तो ये इंसान ही, भले ही अपराधी हो। तो ध्यान रखना,
जेल और बंदी गृहों में जाकर वहां की स्थिति का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। फिर मानवाधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक या विधिक उपबंधों की समीक्षा करते हैं तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं। तो बहुत इजी है कि मानवाधिकार से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान है उनकी भी रक्षा करेंगे, या सरकार ने कोई विधि बना दी है उस विधि के अकॉर्डिंग भी ये क्या करेंगे, मानवाधिकार की रक्षा करेंगे। तो सिंपल सिंपल है। एक क्या पढ़ा हमने कि याद रखना, कैदियों के लिए भगवान कौन, मानवाधिकार, मतलब जेल और बंदी गृह की जाकर स्थिति को देखते हैं, मौका मुआयना करते हैं। और आरपीएससी ने आरएस के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा है, तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई कहीं पर भी संविधान ने मानवाधिकार से संबंधित कोई बात कही है या संसद ने कोई विधि बनाकर मानवाधिकार से संबंधित कोई बात कही है, तो उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी किस पर आ जाती है, ऑटोमेटिक मानवाधिकार पर आ जाती है। फिर आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है और बचाव के उपायों की क्या करना, सिफारिश करना। देखो आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मानवाधिकारों का सर्वाधिक उल्लंघन होता है ना। तो यहाँ पे मानवाधिकार कह रहा है कि आतंकवाद सहित वो जो मुद्दे हैं जिन पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उन सब कारणों की हम क्या करेंगे, जांच करेंगे कि भाई कौन से कारण है जिसकी वजह से मानवाधिकार का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। भले ही वो मुद्दा आतंकवाद का है तो भी हम बैठकर बात करेंगे, और इनसे कैसे बचा जाए, बचाव के उपायों की क्या करेंगे, हम सिफारिश करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अभी बिना बात के यूक्रेन और रशिया लड़ लिए, मासूम लोगों का क्या तकलीफ था, मासूम लोगों का क्या दोष था, कितने लोग, निर्दोष लोग उन दो देशों के झगड़ों में मारे गए, मानवाधिकार उल्लंघन हुआ ना। आप देखो गाजा और इसराइल, उसमें भी क्या सीन हो रहा है, दो देशों की लड़ाई में आम आदमी मर रहा है, उस आम आदमी का क्या दोष, पहले वो लड़ाई में मरा फिर वो भूखों मरा, है ना। तो ये जो चीजें है ना, ये किससे जुड़ी हुई है, आतंकवाद से जुड़ी हुई है या युद्ध से जुड़ी हुई है। वहां पे मानवाधिकार के उल्लंघन के क्या कारण रहे और उनसे बचने के लिए क्या सिफारिशें करनी चाहिए, ये भी किसका काम है, मानवाधिकार आयोग का काम है। चूंकि ये घटनाएं हाल में घटी है तो ये पॉइंट एग्जामिनर आपको पेपर में दे सकता है, और रटने का जरूरत नहीं, जब समझ में आ रहा है तो फिर क्यों रटे, जब समझ में नहीं आएगा तब देखेंगे कि कितना रट्टा मारना है। तब तक के लिए आप इससे काम चलाइए। फिर देखो अगला, मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना और इसे प्रोत्साहित करना। अब शोध करने का मतलब ये क्या करेंगे, पूरा रिसर्च करेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च। भाई वो कारण की तह तक जाएंगे, अंदर तक जाएंगे कि भाई हो क्यों रहा है मानवाधिकार। तो सिंपल याद रखना कि मानवाधिकार के क्षेत्र में रिसर्च को प्रोत्साहित करना भी किसका काम है, मानवाधिकार आयोग का काम है। फिर मानवाधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधि व दस्तावेजों का अध्ययन और उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु क्या करना, सिफारिश करना। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि जितना भी मानवाधिकार से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उनको लागू भी करना है भारत के अंदर, तो वो किसका काम होगा, मानवाधिकार आयोग के अंदर आएगा। फिर देखो मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ के प्रयासों की क्या करना, सराहना करना, कि जितने भी एनजीओ हैं जो मानवाधिकार क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनकी एक बार बड़ाई कर दो, वो खुश हो जाएंगे। जैसे आप देखो कैलाश सत्यार्थी का बचपन बचाओ आंदोलन है ना, कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन एक एनजीओ है, उनका बचपन बचाओ आंदोलन कितना बढ़िया आंदोलन था। मानवाधिकार आयोग ने क्या करा, उनको सराहा, और फिर बाद में देखो उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। तो वो यही लिख रहे हैं कि मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत जितने भी एनजीओ हैं उनके प्रयासों की आप क्या करें, सराहना करें। जैसे आप देखो, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, कृति भारती जोधपुर से हैं और उनका सारथी एनजीओ है, सारथी ट्रस्ट, बाल विवाह के रोकता है, और बाल विवाह को रोकना मतलब मानवाधिकारों की रक्षा करने के बराबर है। तो दिमाग में इमेज रखो कि ऐसे एनजीओ जो मानवाधिकारों को क्या कर रहे हैं, संभाल कर रख रहे हैं, उनके प्रयासों की बड़ाई भी कौन करेगा, मानवाधिकार करेगा, और ये उसका काम है ना। देखो अगला, लोगों के बीच मानवाधिकारों को लेकर क्या पहुंचाना, जागरूकता फैलाना। जागरूक नहीं है लोग तो उनको जागरूक करना। ऐसे जरूरी काम करना जो मानवाधिकारों के प्रचार के लिए क्या हो, आवश्यक हो। तो देखो जागरूकता भी फैलानी है और प्रचार भी करना है, दोनों काम करने हैं। क्या लिखा हुआ है कि ऐसे जरूरी काम करना जो मानवाधिकारों के प्रचारों के लिए क्या है, आवश्यक है।
तो ये सारे के सारे काम बिंदास समझ में आए, एकदम मस्ती मजाक में हम कर लिए हैं, एग्जाम्पल देके, और काम याद रखने हैं, काम से क्वेश्चन आ सकता है। जब कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में वो आपको कार्यों का सेक्शन पूछ सकते हैं ना, मतलब अपकमिंग जो भी शिक्षक भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उसमें वो काम से क्या पूछेंगे, आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो दो तीन बार मेरी आवाज में सुनोगे, फिर आप खुद ही बोलने लगोगे, बिना रट्टे बोलने लगोगे, चमत्कार होगा सच में। ठीक, तो आगे चलूं। हाँ, अब देखो अगली बात, आयोग का कार्य वस्तुतः सिफारिश या सलाह का होता है। बस यही पंगा हो जाता है कि इतनी सुंदर सुंदर बातें की, लेकिन असलियत में कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो असली काम क्या करते हैं, सिर्फ सिफारिश और सलाह का है, असली में सजा नहीं दे सकते। और यही सबसे बड़ी कमी है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर हमने खड़ा कर दिया, इतनी बड़ी संरचना, इतनी सुंदर बातें कर दी, लेकिन सब सलाहकारी है, एक भी बाध्यकारी नहीं है, सजा देने वाली नहीं है। इसलिए लोग आए दिन क्या करते हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अगर ये बाध्यकारी होता तो शायद आज रूस और यूक्रेन में जो निर्दोष लोग गुजरे हैं ना, वो नहीं गुजर पाते। बस यही सबसे बड़ी क्या है, कमी है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और फिर देखो आगे क्या लिखा है, आयोग पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता भी नहीं दे सकता, आर्थिक सहायता भी नहीं दे सकता। तो दो बात ध्यान रखना, ना तो आर्थिक सहायता दे सकता है पीड़ित को, और ना ही जिसने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है उसको सजा दे सकता है। इसलिए कई बार कहा जाता है, जो आपको तो डायलॉग याद होगा, कि ये बिना विष वाला अजगर है, ऐसा अजगर है जिसके विष वाले दांत नहीं है, पॉइजन नहीं है जिसके पास। तो इतना कुछ किया सरकार ने, संरचना बनाई इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर सुंदर बातें की, पर कोई भी बात इसकी बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ सलाहकारी है। और ना ही सजा दे सकता है, और ना ही पीड़ित को आर्थिक सहायता दे सकता है। यहाँ पे स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना। ठीक, आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, परंतु उसकी सलाह पर की गई कार्रवाई पर उसे आयोग को 1 महीने के भीतर क्या करना पड़ता है, सूचित करना पड़ता है। यहाँ एक बात मैं बताना भूल गई कि जो मानवाधिकार आयोग जब भी किसी मामले की जांच करता है ना, वो 1 साल का होना चाहिए मामला, 1 साल के भीतर भीतर के किसी मानवाधिकार मामले की ये क्या करते हैं, जांच करते हैं। अगर आपका मानवाधिकार उल्लंघन का मामला 1 साल से पुराना है ना, तो ये जांच नहीं करेंगे। ये भी इनकी कमी ही है कि क्यों भाई यार, इतना मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आप सिर्फ 1 साल के मामले क्यों देखेंगे। पर ऐसा प्रावधान रखा गया है कि 1 साल के भीतर के जो मामले हैं मानवाधिकार उल्लंघन के, उसी पर जांच करते हैं। क्लियर। अब देखो लास्ट, इसकी सेक्शन 20, इसका धारा 20, इसका धारा 20 क्या है। अब देखो 12 में इतने काम करा लिए, और जब 12 में इतने काम कर लिए ना, अब काम की क्या बनानी पड़ेगी, रिपोर्ट। तो रिपोर्ट केंद्र सरकार को क्या कर देंगे, ये दे देंगे, क्योंकि नियुक्ति किसने करवाई है, केंद्र सरकार ने कराई है, राष्ट्रपति तो कहने के लिए है। तो इसलिए रिपोर्ट भी किसको पकड़ा के आएंगे, केंद्र सरकार को पकड़ा के आएंगे। क्लियर, आगे चलूं। हाँ, अब लास्ट महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने हैं। तो पहला पढ़ना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बनता है आपका सॉरी 12 अक्टूबर 1993 को बनता है। पहले चेयरमैन कौन थे, जस्टिस रंगनाथ मिश्र। वर्तमान चेयरमैन कौन है, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा है। ये आपको फैक्ट याद रखना है। तो ओह, आज की क्लास आपकी मानवाधिकार आयोग पूरा करा दिया मैंने कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कौन सा पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पर जिम्मेदारी है, सारी क्लासेस आराम से देखें, क्लासेस के अकॉर्डिंग सर ने अभी वो क्या डाल दिया है, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल डाल दिया है। तो टेस्ट सीरीज को जरूर से परचेस करें, बहुत प्रैक्टिस करें, क्योंकि पेपर में आपको एमसीक्यू देखना है, और एमसीक्यू के अनुसार ही आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। क्लास देखते वक्त कोई भी आपको डाउट हो, सब्जेक्ट से मैटर से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। मुझे जैसे ही समझ में आएगा, जैसे ही मुझे इनपुट मिलेगा, मैं जरूर से आपका डाउट क्लियर करूंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और क्लास देख रहे हैं बराबर तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि मुझ पर जिम्मेदारी आती रहे और मैं आपको अच्छा पढ़ाती रहूं। तो चलो बाय, अब मिलेंगे हम अगली क्लास में।